हाँ जी बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप सब। तो पेपर आ चुका है और आपका रिवीजन का प्रॉमिस भी मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चैप्टर आपके आ रहे हैं देख लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कंबस्शन है, बायोडाइवर्सिटी है, फ्रिक्शन है, साउंड है। ये सारे चैप्टर्स इसमें रिवाइज होंगे आपके। ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं चलता हूँ। हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी बातें आपसे बोल रहा हूँ पहली ही बात को आपको बोल रहा हूँ, एक स्टार पॉइंट आपको लगा दे रहा हूँ सबसे पहले, फिर मैं आपसे और बातें करूँगा थोड़ा सा। सबसे पहली बात ध्यान देना, जब आपसे शॉर्ट वगैरह लॉन्ग, जब भी आपसे याद करिएगा, जब भी आपको लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर, तो कम से कम लॉन्ग आंसर 60 वर्ड में होना चाहिए, कम से कम। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन कम से कम लॉन्ग आंसर को अभी से निशान लगा लीजिए, कम से कम 60 वर्ड में, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। कैसे लिखना है अभी बताऊंगा जुगाड़। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। क्या अपने पास तरीका है। सबसे पहला, व्हाट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वहाँ लैंग्वेज में बना के पूरा लिखिएगा। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स उनको कहते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें बोलते हैं। फिर कैसे देखते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप से उनको देखते हैं। ठीक, और इनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इसी मान लो यही लॉन्ग आंसर में आ गया, तो आप कैसे लिखोगे ना, कि मतलब पूरा लिखोगे कि विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, सो वी कैन सी बाई द माइक्रोस्कोप एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स इल्काल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब तुम्हें जानबूझकर आंसर को लंबा बनाना है, जानबूझकर आंसर को लंबा बनाना है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लुईस पास्चर। इनके बारे में आता है, तो कई बार पूछ लिया जाता है एक्सरसाइज में, कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है ऐड हो जाए, तो इसको ध्यान दीजिएगा, स्टार लगाइएगा इस पॉइंट को। लुईस पास्चर पहला, तो आप अच्छे से लिखिएगा, ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन साइंस इज़ आर फॉलोइंग, ऐसे, ताकि ढेर सारा दिखे। पहला, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर, एयर में डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन, इतनी डिस्कवरी की थी। अब एक क्वेश्चन जब पास्चुराइजेशन का अलग से आएगा, तो पास्चुराइजेशन की डिफिनीशन भी तुम नीचे लिखना कि मिल्क को कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, उसके बाद उसको फ़ौरन ठंडा कर देते हैं, ताकि उनके अंदर के जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, मर जाएं और मिल्क हमारा सेफ़ हो जाए। तो ये था। अब आते हैं कुछ कॉमन टर्म की तरफ, जो इस चैप्टर में या हर साइंस में हमेशा बार बार यूज़ होती हैं। पहला, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हो फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ये प्लांट भी हो सकते हैं, और आपको पता है साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन अलगी भी ऐसा करते हैं। सैप्रोफाइट की बात करते हैं। सैप्रोफाइट मतलब सड़ी गली चीज़ों से जो अपना खाना लेते हैं, सड़ी गली चीज़ों से। फिर आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। जैसे मेरे ऊपर कोई डिपेंड हो, मेरे ऊपर जूं है, मेरे ऊपर बहुत सारे और जो अंदर पेट के अंदर कीटाणु रहते हैं, तो ये सारे चीज़। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दो लोग या दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहकर जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसा कि, और एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, लाइकेन वगैरह। पैथोजन क्या होता है? ये आएगा, पैथोजन आता है डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जर्म्स के थ्रू जो बीमारी ट्रांसफ़र होती है, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, कोविड-19, ये सारे। अभी आपने कोविड-19, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्टार लगा लीजिएगा। फूड पॉइजनिंग, सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, आपको ढेर सारी लैंग्वेज में लिखना है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। फूड पॉइजनिंग क्या है? कंटामिनेटेड यानी गंदे जर्म्स, समझना, जो गंदा खाना है ना, और जर्म के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है ना, इनके थ्रू जो पेट की बीमारी होती है उसे बोलते हैं। जैसे लाइक वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन? हमने कहा नाइट्रोजन, जो फ्री नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? स्टार लगा लो। नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ना लिख पाना तो लिख देना नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, है ना। इसी को प्लांट यूज़ कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आते हैं ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। तो हमने कहा 5, कितने में?
5 बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, अलगी और वायरस, इन 5 में किया गया है। सबसे पहला आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में पूरी बातें देख लो। प्रोकैरियोट होते हैं, एक सेल के होते हैं, मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल सभी में। शेप इनका देख लो, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरिला, विब्रियो, इतने शेप होते हैं। एरोबिक और एनारोबिक यानी ऑक्सीजन ले भी सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी काम कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ खुद खाना बना सकते हैं। सैप्रोफाइट दूसरों पे डिपेंड रह सकते हैं, सड़ी गली चीज़ों पे। पैरासाइट किसी लिविंग पे डिपेंड रह सकते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू। ई कोलाई 20 मिनट के अंदर करता है। सीडोमोनास सबसे फास्ट 9.5 मिनट के अंदर करता है। और ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या करता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। अब आते हैं ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में। ये देखो, ब्लू ग्रीन अलगी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ऑटोट्रॉप होता है, खाना खुद से बनाता है। नोस्टोक और अनाबीना, नोस्टोक और अनाबीना ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये आगे आएगा। यूज़ कौन क्या क्या है? अब देखो, बैक्टीरिया का आपका यूज़ पूछेगा, भर भर के लिखना। पहला, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, लैक्टोबैसिलस यूज़ होता है। अल्कोहल से एसिटिक एसिड बैक्टीरिया विनेगर में कन्वर्ट कर देता है। पिकल्स के अंदर, चीज़ के अंदर, बेवरेज के अंदर सब बैक्टीरिया का यूज़ होते हैं। कौन कौन सी डिसीज़ इससे होती है? निमोनिया जो एयर से होती है, उसमें क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस भी एयर से होती है, उसमें BCG वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है। कॉलरा, टाइफाइड ये वाटर और फूड के थ्रू होती है, जो बैक्टीरिया की डिसीज़ है। ट्रिटस कैंकर, ब्लाइट ऑफ राइस ये प्लांट के अंदर होती है। तो देखो, एक ही जगह आपके डिसीज़, आपके यूज़, आपके सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं वायरस पे। वायरस वेरी इंपॉर्टेंट, पहला, ये माइक्रोब्स से वायरस के बारे में अगर पॉइंट है तो वायरस माइक्रोब्स है, ए सेलुलर है, यानी सेल इसके पास नहीं होती। तो सर क्या होता है? ये DNA RNA होता है और प्लस साथ में प्रोटीन कोट होती है। सेल नहीं होता, DNA RNA होता है, साथ में प्रोटीन कोट होता है। अब ये जब बॉडी के आउटसाइड में होता है, मान लीजिए किसी की बॉडी के आउटसाइड यानी ज़मीन वगैरह पे ऐसे कहीं पड़ा हुआ है, इनएक्टिव है। मतलब इनएक्टिव का मतलब इसको आप क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, यानी नॉन लिविंग फॉर्म में है। लेकिन जब किसी के अंदर आ जाता है, हमारे अंदर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा। होस्ट की बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, ठीक है ना? हाँ, और हाँ, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाएगा। तो लिविंग जैसा काम कर रहा है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब समझना एक बात को, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको। यही क्वेश्चन मान लीजिए आ गया लॉन्ग आंसर में आपको, तो जैसे मैंने चार्ट बनाया पहले वैसे चार्ट बनाना। उसके बाद इसी सेम चार्ट को, फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो, लोगों को मतलब है कि आप कितना ज़्यादा लिखते हो। बात समझ में आ गई? कितना अच्छा लिखते हो, कितना सिस्टमेटिक लिखते हो, डजंट मैटर, कितना ज़्यादा लिखते हो। तो पहले जैसे मैंने चार्ट बनाया है वैसे ही चार्ट बनाना। उसके बाद क्या करना, इसी चार्ट को कॉपी पेस्ट कर देना पैराग्राफ के फॉर्म में, मतलब ढेर सारा दिखना चाहिए। बात समझ में आ गई सभी को? ये चालाकी समझ में आ गया ना, इसलिए बीच में बोल रहा हूँ वीडियो के। चालाकी समझ में आ गई? ओके। अब आते हैं एग्जाम्पल में। HIV, बैक्टीरियोफेज, TME नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा नंबर। फिर बोल रहा हूँ, बातों को सीरियसली लेना। डिसीज़ कौन कौन सी होती है देखिए, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मीजल्स, जॉन्डिस। जॉन्डिस वाटर से फैलती है। हेपेटाइटिस B है ना, तो ये है शायद, तो जॉन्डिस वाटर से फैलती है। यूज़ क्या है? वैक्सीन प्रिपेयर में, रिसर्च के अंदर, जेनेटिक इंजीनियर के अंदर, बायोलॉजिकल कंट्रोल है ना, ये सारी चीज़ें, इसका यूज़ ये होता है। चलिए, तो बहुत बोरिंग सा है। आगे प्रोटोजोआ के बारे में बहुत ज़्यादा दिया नहीं है। प्रोटोजोआ एक सेल का होता है, माइक्रोस्कोपिक है। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, अमीबा, पैरामीशियम, इंटा अमीबा, प्लाज्मोडियम। डिसीज़ क्या होती समझिए, मलेरिया होती किससे है? प्लाज्मोडियम से। एक्चुअल में होता प्लाज्मोडियम से है, स्प्रेड बाई मच्छर काटने से। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो स्प्रेड करवाती है, होता प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ से। और एक और बीमारी होती है अमीबा से, एमोइबोइक डाइसेंट्री। अब आते हैं फंजाई पे। फंजाई कैसा होता है? नॉन ग्रीन होता है, ग्रीन नहीं होता। हेट्रोट्रॉप है, सैप्रोफाइट या और पैरासाइट भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन बड या स्पोर के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, माउल्ड, म्यूकर, मिल्ड्यू, तो ये सारे हैं। तो फंजाई का आपको स्पेशली ईस्ट एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। मशरूम तो दो तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ईस्ट का यूज़ देख लो, यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, ईस्ट का यूज़ या इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एक सेल का होता है एल्कोहल बनाने में। तो ऐसे मत लिख देना खाली एल्कोहल, तुम लाइन में लिखना। फिर बोल रहा हूँ, लाइन में लिखना,
दे यू ई स्टार यूज टू मेक एल्कोहल। फिर अगली लाइन में ई स्टार यूज टू मेक वाइन, ऐसे लिखना। ब्रेड, इडली, डोसा, भटूरा सब में लाइन कर करके लिख देना। फिर पेनिसिलिन आती है, एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे बनाई थी? पी नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। मशरूम एडिबल होता है, मशरूम से प्रोटीन मिलती है। ठीक। डिसीज़ देख लीजिए, डिसीज़ जो फंजाई से होती है वो रिंग वॉर्म, एयर से होती है जो दाँत खाज खुजली। रस्ट या स्मट, स्मट है ना, वीट में होती है। ओके, स्मट है ना ये। ओके, पोटैटो ब्लाइट होती है, पोटैटो के अंदर। मिल्ड्यू ग्रेप्स के अंदर होता है, ये भी शायद कहीं है, मिल्ड्यू ग्रेप्स के अंदर होता है। वाइट काटनी मास ऑन ब्रेड, ये म्यूकर, बाई म्यूकर, यानी ब्रेड पे हमारा ब्रेड ख़राब हो जाता है, वहाँ पे हल्का हल्का देखो रेशे रेशे जैसा दिखने लगता है, तो म्यूकर की वजह से होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग एल्गी के ऊपर। एल्गी क्या होता है? ग्रीन प्लांट होता है, मतलब ग्रीन प्लांट होता है लेकिन प्लांट लाइक होता है ना उसके जैसा, लेकिन रूट स्टेम लीव नहीं होती, अभी डेवलप नहीं हुआ है पूरे तरीके से। ग्रीन शीट लाइक सिपली, ग्रीन शीट लाइक यानी ये स्लिपरी ग्रीन शीट लाइक होते हैं, है ना। मास फ्लोटिंग ऑन, रुका, तो ये रुके हुए पानी पे मास फ्लोट करता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे से फ्लोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से पहचान हो सकती है। पिगमेंट के बेस पे 3 टाइप के हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। एग्जाम्पल स्पाइरोगाया, यूलोथ्रिक्स, ओलोवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। ब्राउन के फ्यूकस, सार्गेसम लेमिनेरिया। रेड के पॉलीसिफोनिया और जेलिडियम। यूज़ याद रखिएगा इसके यूज़ याद रखिएगा। जैसे फूड में फाइटोप्लैंक्टन एंड डाइएटम का यूज़ किया जाता है। कैटल फीड में अगार अगार से आइसक्रीम और जेली बनती है। क्लोरेला जो है वो प्रोटीन इस है ना। चलिए तो इतना हो गया। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का क्या क्या यूज़ है अभी बताया। कर्ड है, पिकल्स है, विनेगर है, चीज़ है, कॉफ़ी है, कोको है। ईस्ट का यूज़ वाइन है, अल्कोहल है, ब्रेड है, पेस्ट्री है, इडली है, डोसा है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ जब भी लॉन्ग में आएगा, बार बार मेरी बात को सुनो, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। जब बार बार लॉन्ग में आएगा तो ऐसे लिखना, उसके बाद इसी को पैराग्राफ में लिख देना। चलिए, अलगी एज अ फूड, कैटल अभी पूरा बता दिया आपको। अब आते हैं मेडिसिनल यूज़ में। तो हमने कहा अभी हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक में यूज़ किया जाता है, वैक्सीन में यूज़ किया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में यूज़ किया जाता है ना। चलिए, 3 इंडस्ट्रियल यूज़ में, टैनिंग ऑफ लेदर, रोटेटिंग ऑफ फाइबर। ये मेन हमारा क्या है, देखो सीवेज डिस्पोजल। तो सीवेज डिस्पोजल में पहले ऐसे बनाना, फिर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना। देखो सीवेज डिस्पोजल का मतलब क्या है, जो भी यूरिन है, फीसेस है, या जो भी अदर वेस्ट निकलते हैं, किचन वेस्ट हो गया बहुत सारे, इनमें हार्मलेस सब्सटेंस, जो भी सुनो, इनको हार्मलेस सब्सटेंस, तो ये लिखता हूँ, इनसे क्या करते हैं, हार्मलेस सब्सटेंस बनाते हैं, और उसका यूज़ किया जाता है लैंडफिल और मैन्योर में। लैंडफिल और मैन्योर में, या प्लांट एनिमल या एनिमल मैटर, ये सब डिके हो जाते हैं, इनसे बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस में देखो क्या क्या होता है, CH4, CO2, H2, H2S, ठीक है ना। CH4 ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं, बायोगैस CH4 मेथेन वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। किस में यूज़ किया जाता है इसका, कुकिंग में यूज़ किया जाता है और लाइटनिंग में यूज़ किया जाता था। अब आते हैं 5वें नंबर पे, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है लॉन्ग में पूछे, फिर बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया वैसे लिखना, उसके बाद पूरा इसी को पैराग्राफ में लिख देना। डोमेस्टिक वेस्ट और या डंग को डिकम्पोज बाय सॉइल बैक्टीरिया, इसको मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऊपर से जो भी डेड प्लांट और एनिमल और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको डिकम्पोज करके सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब ये इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे, इनको यानी जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है, डंग्स है, या पूरा लिखना ऑर्गेन जो डेड प्लांट एनिमल हैं, इन वेस्ट को जमा होने से बचाते हैं। और अगर इन्वायरमेंट में जमा नहीं होगा तो गंदगी नहीं फैलाएगा, तो क्लीन कर देगा। रिसाइकलिंग क्या होती है समझना, प्लांट और एनिमल हैं, जब ये डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, तो इनसे नाइट्रोजन और कार्बन के कंपाउंड मिल जाते हैं, और अगर कंपाउंड को फिर से सॉइल में डाला गया, उनसे फिर से मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ऐसे पूरी साइकिल चलती रहती है। अब आते हैं सॉइल फर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी आएगा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, समझना क्या है सॉइल फर्टिलिटी, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन एयर के अंदर है, उससे क्या बना, नाइट्रेट, उसको किसने यूज़ किया, प्लांट ने, और प्लांट ने क्या बनाया, प्रोटीन। अब ये कैसे करते हैं, पहले ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, इतनी बात कि एयर वाला नाइट्रोजन, नाइट्रेट से प्लांट ने क्या बनाया, प्रोटीन। साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक और अनाबीना। राइजोबियम जो होते हैं वो लेग्यूम में होते हैं, पी में, बीन में, सोयाबीन में। तो ये 2 बातें आपको स्टार लगा रहा हूँ, ये याद होना चाहिए। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन।
फूड प्रिजर्वेशन, समझना ध्यान से। फूड प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है डायरेक्ट आपको आ जाए हाउ डू वी फूड प्रिजर्व, तो आपको ढेर सारा लिखना है, पहले पॉइंट वाइज, उसके बाद पूरा एकदम अच्छे से पूरी लैंग्वेज लिखना है, ढेर सारा दिखना चाहिए, थोड़ा दूर दूर दिखना चाहिए। देखो इस तरीके हमने कहा कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है, यानी ऐसा तरीका जिससे ट्रीट करके फूड को लंबे समय तक रखा जाए ताकि फूड स्पॉयल ना हो, माइक्रोब्स मल्टीप्लाई ना हो, किल हो जाएं, ठीक है ना, ये होता है फूड प्रिजर्वेशन। क्या क्या मेथड है? मेथड पहला आपका है ड्राइंग यानी सुखाना। अब ये क्या करता है, ये आपको याद होना चाहिए कि फूड से पानी को निकाल देगा तो जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, आम पापड़ ड्राई फ्रूट्स, तो इसे सुखाना बोलते हैं। फिर आते हैं साल्टिंग यानी नमक डालना। ये क्या करता है, जैसे ही आप नमक डालेंगे बैक्टीरिया का पानी खींच कर उसको मार देता है। डायग्राम बना देना ये वाला। तो मीट है, फ़िश है, इनका जो है वो तो फ़िश वाला आया था कि मीट और फिश को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो हमने कहा साल्ट से। फिर आता शुगरिंग, ज़्यादा शुगर जब ऐड कर देंगे तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैम है, जेली है, मुरब्बा है। फ्रीज़ कर देंगे, कम टेम्परेचर पर माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम बचा सकते हैं। फिर आता है कैनिंग यानी एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे ताकि कोई भी जम्स की एंट्री ना हो। तो कोल्ड ड्रिंक है, कैंड फूड है। केमिकल में सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, है ना, तो जो स्क्वैशेस हैं यानी स्क्वैशेस का मतलब जो जूस वगैरह हैं, जो जैम हैं, जेलीज़ हैं, इन सब को इसमें प्रिजर्व करते हैं। फिर आते हैं पास्चराइजेशन, इसको मैंने बोला था अलग से इसको पढ़ना, है ना, ज़्यादा बना के लिखना कि मिल्क को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तुरंत ठंडा कर देते हैं जिससे माइक्रोब्स मर जाते हैं। इसको लुईस पास्चर ने दिया था, इसलिए पास्चराइजेशन नाम दिया गया। ढेर सारा दिखना चाहिए। चलिए फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वाला आएगा कम से कम एक पेज भरना तुम एकदम अपनी अपनी लैंग्वेज में ईजी। अब आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। पहला भाई साहब देखो, एयर में 78% नाइट्रोजन है, ये पार्ट ऑफ अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। पहला, प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में हम कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट से में कन्वर्ट करते हैं। कितने तरीके से हो सकता है? 3, एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल। पहले तरीका पता होना चाहिए। फिर आते हैं एटमॉस्फेयर में क्या होगा, पहले ऐसे बना देना, उसके बाद फिर से बार बार बोल रहा हूँ, पहले ऐसे लिखना फिर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना। देखो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है एयर के फॉर्म में, जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। रेन वाटर जब होगा, रेन वाटर, तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अर्थ पे रिएक्ट करके ये साल्ट से नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा सिस्टम होता है। इंडस्ट्री में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात करते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में 3 तरीका, बल्कि 4 तरीका देख लो। एक फ्री लिविंग जो एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम करते हैं। एक बायोलॉजिकल में सिम्बायोटिक आता है, जैसे राइजोबियम, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम के रूट में जो नोड्यूल में रहता है। साइनोबैक्टीरिया जो आपका नोस्टोक और अनाबिना, ये पैडी यानी धान के खेत में रहते हैं। नॉन लेगुमिनस का मतलब जो एलनस और जिंको है, ये प्लांट इनके अंदर है ना। तो नॉन लेगुमिनस, तो इस तरीके से पूरी कहानी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी कहानी होती है, तो यहाँ हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं, बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने कहा नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच नाइट्रोजन का मूवमेंट, लिविंग और नॉन लिविंग, ये याद रखिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले आपको सिस्टमेटिक ऐसे पूरा बना देना है, उसके बाद आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, फिर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। देखो जो भी नाइट्रोजन एयर के अंदर है, दिमाग लगाना, ईजी याद हो जाएगा। जो भी नाइट्रोजन एयर के अंदर है, उसको नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इसी नाइट्रेट को यूज़ करते हैं प्लांट, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इनका होता है डीकम्पोजिशन, फिर से, है ना, जब कुछ मर और जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया में या अमोनियम साल्ट में, जिसे बोलते हैं अमोनिफिकेशन। फिर इस अमोनिया से नाइट्रेट बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? नाइट्राइट बनता है, आइट, पहले नाइट्रेट और अमोनिया से नाइट्राइट, जिसे नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, जिसे नाइट्रोबैक्टर करता है, और बाद में नाइट्रेट से नाइट्रोजन फ्री में जाता है, यानी स्यूडोमोनास, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, 1 मिनट, तो इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। चलिए, तो ये होता है पूरा, ठीक। चलिए, तो यानी देखो ध्यान से, एयर से सॉयल में गया,
सॉयल से प्लांट ने यूज़ किया, प्लांट्स या एनिमल्स में यानी नीचे चला गया, उससे फिर से सॉयल में गया और फिर से कहाँ गया, एयर में गया। अब आते हैं अगला चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने जितने भी एग्जांपल, जितने भी डिफिनीशन है उसको एक ही जगह पे कर दिया है। जैसे देखो, पहला व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, हमने कहा वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी वेराइटी है। टर्म किसने दिया था, टर्म दिया है E.O. विल्सन, तो ये भी आपका MCQ में है 1985 में। हॉट स्पॉट वो एरिया जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो लेकिन ख़तरे में हो, बात समझ में आ गई ना, जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो खतरे में हो, यानी एंडेमिक स्पीसीज़ हों। नेटिव स्पीसीज़ का मतलब जो अपने नेचुरल प्लेस में पाए जाते हैं, जैसे लायन गिर फॉरेस्ट उसका नेचुरल है, तो ऐसे एक्जोटिक या एलियन स्पीसीज़ जो स्पीसीज़ बाहर से लाए गए हैं। और याद करो, जो बाहर से स्पीसीज़ लाई जाती हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारी सही हों, हो सकता है वो हमारी वाले के लिए, हमारे नेटिव वाले के लिए ख़तरा पैदा कर देंगी। जैसे हुआ है वाटर हाइसिंथ या यूकेलिप्टस, है ना, जो प्लांट होता है, ये ख़तरा पैदा कर रही हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब जो एक स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं, जैसे लायन गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हाँ, आप उनको अलग से ला सकते हो, लेकिन उनका जो नेचुरल घर है वो क्या है, लायन का गिर फॉरेस्ट है। एंडेमिक स्पीसीज वहीं पर पाए जाते हैं अपने, ठीक है ना। फ्लोरा का मतलब पार्टिकुलर एरिया में, एक खास पार्टिकुलर एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं। तो फ्लोरा फ्लावर जैसा है इसलिए प्लांट, और फाना एनिमल है, तो पार्टिकुलर एरिया में जो एनिमल, जैसे राजस्थान में ढाक है, सलाई है, बेर है, तो ये क्या है, उस एरिया के प्लांट, यानी वो वहाँ के फ्लोरा हैं। राजस्थान में जो टाइगर हैं, लिपर्ड हैं, हाइना हैं, वो उस एरिया के फौना हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, जैसे सॉयल, H2O, एयर, सनलाइट इंटरेक्ट करते हों एक दूसरे से। जैसे पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, गार्डन है ना, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी। एक्वेरियम बना दिया, हम बैठे हुए हैं कमरे के अंदर, तो सनलाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, काट देना, बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब जो फॉरेस्ट आपने काटा है उसमें पेड़ लगाना, रिफॉरेस्टेशन। कुछ बच्चों ने कहा सर एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, हमने कहा पेड़ लगाना, दोनों में पेड़ लगाना, लेकिन एफॉरेस्टेशन का मतलब एकदम नए सिरे से पेड़ लगाना, जहाँ पहले कभी फॉरेस्ट नहीं था, बैरन लैंड, बंजर ज़मीन, तो ऐसी जगहों पर जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसे एफॉरेस्टेशन। पोचिंग का मतलब क्या होता है, इल्लीगल हंटिंग, वाइल्ड एनिमल की इल्लीगल हंटिंग, किसके लिए, स्किन के लिए, टस्क के लिए, हॉर्न के लिए, बोन के लिए, टीथ के लिए। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, जो अर्थ से ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ फॉसिल के रूप में हैं, जैसे डायनासोर, डोडो, है ना। इंडिया में जो है चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है। एंडेंजर्ड क्या है, जो स्पीसीज़ ज़्यादा खतरे में हैं, यानी अगर इनको देख रेख ना किया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जैसे एशियाटिक लायन, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल। वैल्यूएबल स्पीसीज़ क्या होती है, जो फ्यूचर में ख़तरे में जा सकती है, अभी तो ठीक कोई दिक्कत नहीं, इन फ्यूचर में ख़तरे में जा सकती है, जैसे चिंकारा हो गया, ब्लैक बक हो गया, गोल्डन लैंगूर हो गया। रेयर क्या होती हैं, जो नंबर में कम हैं और कुछ ही एरिया में पाए जाते हैं, तो जैसे इसमें एग्जांपल MCQ में शायद है गोल्डन कैट, वाइल्ड गोल्डन कैट वाला, ठीक। अब लास्ट में आते हैं, ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या, समझना इजी, एनिमल को सेफ कस्टडी में रखकर, मैं बता रहा हूँ इजी, बुक में नहीं लिखा हुआ सही से, एनिमल को सेफ कस्टडी में रखकर उनकी फैमिली बढ़ाना, याद रखना। फिर एनिमल को सेफ कस्टडी में रखकर उनकी फैमिली बढ़ाना, ताकि एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कराया जा सके। जिसमें 2 लॉन्च हुए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, गिर लायन प्रोजेक्ट 1972, दोनों पे स्टार लगा लेना। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी की थ्रेट क्या क्या है, क्या क्या थ्रेट है। फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। फिर बोल रहा हूँ पहले पॉइंट लिखना, उसी बात इसी पॉइंट को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना। जैसे तुमने लिखा हैबिटेट लॉस, अब हैबिटेट लॉस के बारे में लिख देना कि मतलब जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो रहने के लिए घर चाहिए, तो जगह काटनी पड़ेगी, इस वजह से बायोडाइवर्सिटी खतरे में। मतलब तुम एक पॉइंट को 2-3 लाइन बना के लिखना, ताकि एक पेज कम से कम भर जाए। तो मैं आसान वाला बता देता हूँ। देखो, पहला थ्रेट या किस वजह से खतरा किस वजह से है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग करवाई जा रही है,
पॉल्यूशन हो रहा है, एक्जोटिक स्पीसीज़ हो रही है जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन की लालच है, हंटिंग है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि एक्जोटिक स्पीसीज़ से कैसे। हमने कहा देखो जो नेटिव स्पीसीज़ से लड़ती हैं, तो एक्जोटिक स्पीसीज़ तो वैसे लिखना, जब एक्जोटिक स्पीसीज़ को लाया जाता है तो जो नेटिव स्पीसीज़ होती हैं उनसे खाने के लिए लड़ते हैं, और हो सकता है खाने की कमी की वजह से जो नेटिव स्पीसीज़ हैं वो विलुप्त हो जाएं। हम कंजर्व क्यों करेंगे कि दो फूड, और तो ऐसे पूरा लिखना पैराग्राफ में, तो मैं आसान में बता रहा हूँ। फूड और मेडिसिन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्लीन एयर देते हैं, नेचर को बैलेंस करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, वाटर साइकिल मेंटेन करते हैं, पैसा वाला इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी इनसे पैसा भी मिलता है ना बेच बाच के, जैसे एग्जांपल तो मेडिसिन है, फल है, फ्रूट है, ये सारी चीज़ें बेच सकते हैं। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो हमें बचा के रखना है, ठीक है ना। चल अब आते हैं सेम डिफॉरेस्टेशन, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। कॉज, डिफॉरेस्टेशन का कॉज समझना। हमने कहा लैंड कल्टीवेशन के लिए, हाउस, माइनिंग, फ्यूल, फॉरेस्ट, फायरवुड, तो इनमें कुछ ह्यूमंस वाले हैं, अब देख लो, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे एग्जांपल भाई फॉरेस्ट फायर नेचुरल होती है, फ्लड नेचुरल होता है, पेस्ट लग जाना, डिसीज़ लग जाना नेचुरल होते हैं। इनके परिणाम क्या होंगे फिर बोल रहा हूँ, तुम पैराग्राफ में लिखना पूरा अच्छे से बना के, बुक में एक बार रेफ़र टू बुक रेफ़र कर लो। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट, सॉइल इरोजन, फ्लड, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है। हमने कहा देखिए जब डिफॉरेस्टेशन हुआ उससे सॉइल इरोजन हुई, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, ड्राई सॉइल जो है टॉप सॉइल वो उड़ जाती है, लैंड इनफर्टाइल हो जाती है और डेजर्ट बन जाता है। फिर बोल रहा हूँ इसको पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना पूरा, ताकि नंबर कहीं से ना कट पाए। अब आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, मैनेजमेंट का मतलब होता है समझदारी से यूज़ करना। तो हमने कहा कैसे बचाएंगे, हमने कहा डिफॉरेस्टेशन से बचा लो, कटने से, रिफॉरेस्टेशन करवा दो, ओवर ग्रेजिंग से बचा लो, फायर से, पेस्ट से, डिसीज़ से बचाओ, रेस्ट्रिक्शन करो कटिंग पे, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाओ, जैसे वन महोत्सव है, चिपको मूवमेंट वगैरह हुआ था। मैनेजमेंट का मतलब समझदारी से कैसे यूज़ करना है, जैसे सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टिम्बरवुड, इसका एक सिस्टमेटिक यूज़ करिए, ओल्ड ट्री को कट करिए, नए को बचाया जाए। JFM यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक चीज़ है। लोकल पीपल को समझना, जो लोकल पीपल हैं और गवर्नमेंट हैं उनसे मिलकर जब करवाओगे तो आसपास के लोग भी जो है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं। हमने कहा जो भी फॉरेस्ट में एनिमल और प्लांट होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन्हें वाइल्ड लाइफ बोला जाता है, वाइल्ड लाइफ चीज़ें। कॉज, इनके डिप्लीशन का कॉज क्या है, हैबिटेट लॉस, हंटिंग और पॉल्यूशन। तुमसे पैराग्राफ पूछा जाएगा, फिर बोल रहा हूँ तुमसे ये क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर में अगर आया, तुम अच्छे से पूरा लिखना कि हैबिटेट लॉस कैसे हुआ, हंटिंग किस लिए होती है और क्या क्या होता है, पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, उससे क्या नुकसान है, फैक्ट्री वेस्ट निकल जाता है, ये सब। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ रेड डाटा बुक क्या है। तो हमने कहा रेड डाटा बुक एक बुक है जिसमें इंडेंजर्ड या रेयर स्पीसीज़ का रिकॉर्ड है। WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन इसको मेंटेन करता है, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहले 3 तरीके से होता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है, दूसरा हंटिंग रेगुलेशन आप कर सकते हैं, हंटिंग रेगुलेशन, तीसरा कैप्टिव ब्रीडिंग, अभी बताया था आपको कैप्टिव ब्रीडिंग वाला। प्रोटेक्टेड एरिया में 3 है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व 106, वाइल्ड लाइफ 573, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 18 हैं। पहला कौन सा है इसमें, जिम कॉर्बेट पहला है, 18 हैं ये, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। तो ये 1 बाय 1 आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने कहा जो नेशनल पार्क की साइज़ छोटी होती है, इसका एम होता है प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, बिल्कुल अलाउ नहीं होती है, बिल्कुल का मतलब नॉट अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, मीडियम इसका साइज़ होता है, मेनली एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे ग्रेजिंग है, फायरवुड कलेक्ट करना है, ये अलाउ होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, और ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इंक्लूड कर लेता है, जैसा कि पचमरही वाले में है, पचमरही वाले में है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व, इसमें देखो इसमें सब ये पूछा जाता है बेस्ट क्यों है, तो हमने कहा ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करता है, ऊपर से इसमें ह्यूमन कम्युनिटीज़ भी रहते हैं जैसे, ठीक है ना, इसमें अलाउ भी होता है। इसके जोन देख लो, 3 जोन होते हैं, अंदर वाला कोर, फिर बफर, फिर मैनिपुलेशन या ट्रांजिशन।
अंदर वाला फुली प्रोटेक्ट होता है, कोई एक्टिविटी इसके अंदर नहीं। लिमिटेड एक्टिविटी होती है बीच वाले में, यानी टूरिज्म है, रिसर्च वगैरह की जा सकती है। लास्ट वाले में ह्यूमन सेटलमेंट और फार्मिंग भी की इजाज़त होती है। लास्ट में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे थ्रेटेंड, अब इसमें आएगा तो अच्छे से बना के लिखना कि जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ की हंटिंग है उसको रोका जाए, प्रोटेक्टेड एरिया को सेट और मैनेज किया जाए, कैप्टिव ब्रीडिंग कंट्रोल और मैनेज किया जाए, ठीक है ना, और नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये तो हो ही गया। अच्छा, हंटिंग रेगुलेशन वाली बात हो ही गई कि हंटिंग में प्रोटेक्ट करना है, हंटिंग से बचाना है, और कैप्टिव ब्रीडिंग आपको बता ही गया, मैंने आपको बता ही दिया है। कितने टाइगर रिजर्व हैं ये याद रखिए, खाली 55। तो आपका 2 चैप्टर हुआ। अब चलते हैं कंबशन और फ्लेम पे, है ना, आसान चैप्टर है, देखना ध्यान से। ऐसा सब्सटेंस जो बर्न होकर यानी कैच फायर पाकर फ्यूल में कन्वर्ट हो जाए, कंबस्टिबल मटेरियल यानी जो फ्यूल, ठीक, अब सॉरी समझना, ऐसा सब्सटेंस जो बर्न करे यानी आग पकड़ ले उसे बोला जाता है फ्यूल, यानी और ऐसे मटेरियल को कंबस्टिबल मटेरियल। तो अगर आपसे पूछ ले कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंस जो फायर को कैच करे या जो जल सके। और फ्यूल बर्न की जो प्रोसेस होती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उसे बोलते हैं कंबस्शन, विच इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो नई चीज़ बनती है, और कंबशन से हीट और लाइट मिलती है। अब आते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फ्यूल अभी बताया, तो फ्यूल की डिफिनीशन लिख देना, है ना, जो सब्सटेंस जल सकें। सॉलिड वुड, कोल, चारकोल। लिक्विड में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन है। गैस में एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस और हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस सबसे तगड़ी है। क्या और चाहिए? O2, एयर चाहिए, बिना एयर के नहीं हो पाएगा। अगर एयर सफिशिएंट है, ढेर सारी है, तो कंप्लीट होगा, और अगर कंप्लीट कंबस्टन होगा तो गैस निकलेगी कौन? CO2 गैस निकलेगी। और अगर इनसफिशिएंट है, इनकम्प्लीट में CO गैस निकलती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कम से कम कितने टेम्परेचर पे वो जलेगा? कम से कम भाई, जैसे मैंने कहा भाई मेरी प्यास जो है वो 5 गिलास में या 1 गिलास शरबत में बुझ जाती है, तो मुझे कम से कम 1 गिलास तो चाहिए। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई फ्यूल 20 डिग्री सेल्सियस पे जलता है, मान लिया मैंने, तो यानी 20 से कम पे नहीं जलेगा, कम से कम उसको 20 देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इतना कम भी ना हो कि भाई साहब हरदम आग लगती फिरे। अब यहाँ पे एक और डिफिनीशन देख लीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू। मान लीजिए आपने किसी फ्यूल को जलाया, तो कई बार डिफिनीशन बुक में लिखी हो जाती है 1 ग्राम, वो भी सही है, लेकिन 1 किलोग्राम कम से कम हम थोड़ा बड़ा यूनिट लेते हैं। तो 1 किलोग्राम जलाने पर कितनी हीट निकलती है? तो कम देखो, 1 किलो लिया है तो ये किलो जूल में निकलेगी, तो ये क्या है? जूल, यानी इसकी जो यूनिट होती है हीट, भाई हीट की जो यूनिट, यानी हीट इज़ अ एनर्जी, उसकी यूनिट जूल होती है। तो इसकी यूनिट क्या, कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी? किलो जूल पर केजी, स्टार लगा लेना, बालकों से गलती होती है बार बार, किलो जूल पर केजी, ठीक है ना। आते हैं अब समझना, समझदारी, हम बात ये कर रहे हैं कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, फ्यूल ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है, इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरी है। इनमें से कोई एक हटा दो, फ्यूल हटा दो, एयर हटा दो, इग्निशन टेम्परेचर ना दो, तो जलेगा नहीं, तो इसे बोलते हैं फायर फाइटिंग। अब सबसे पहले हम, जैसे मान लो आग लग गई, तो आग को कैसे बुझाएंगे? तो देखो सबसे पहली बात आती है वाटर। तो वाटर सबसे कॉमन पहला है। ये क्या करता है? ये हीट को रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन और हीट को रिमूव कर देता है, और फ्यूल के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है, और एकदम कूल कर देता है। एकदम क्या कर देता है? कूल कर देता है, जल ही नहीं पाएगा। कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करेंगे इसका? मान लो कोई आग इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? भाई साहब वाटर खुद एक गुड कंडक्टर है ना, ये आपको झटका मार देगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये खुद कंडक्ट करा देगा। दूसरा, जब पेट्रोल और डीजल और केरोसिन की आग, क्यों? वाटर क्या होता है आपका? भारी होता है, तो ऊपर रह जाएगा। पेट्रोल डीजल हल्के होते हैं, पता चला जो है ना वो तैरने लग जाएंगे। बात समझना, पेट्रोल डीजल हल्के होते हैं तो ये तो ऊपर तैरने लग जाएंगे, तो कैसे बुझ पाएगा? नहीं बुझ पाएगा। तो क्या करें? CO2 का यूज़ करें, सैंड का यूज़ करें। CO2 क्या होती है? नॉन फ्लेमेबल, यानी इनफ्लेमेबल हो जाएगा, नॉन फ्लेमेबल, यानी ये जलती नहीं है, ये गैस जलती नहीं है बल्कि बुझाने के काम आती है। हैवी होती है एयर से, तो ये स्टार लगा लेना, हैवी होती है, तो ये क्या करती है? फायर को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, तो ऑक्सीजन आ ही नहीं पाती है, तो फायर कंट्रोल हो जाती है। और ब्लैंकेट से क्या करते हैं?
जो भी पर्सन, मान ली किसी पर्सन के ऊपर आग लग गई है, उसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं तो O2 सप्लाई कट हो जाती है, तो आग बुझ जाती है। टाइप ऑफ कंबशन देखना, रैपिड में मतलब क्या है, जो जल्दी से और ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है। जैसे LPG गैस स्टोव जलता है ना, तो ये जल्दी जल जाता है तुरंत और ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, जो अपने आप जल जाए बिना माचिस के। अभी बताया भाई, देखो जैसे फास्फोरस है, स्टार लगा लेना। रीज़न क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है तकरीबन 30 या 32 होता है। बताओ एटमॉस्फेयर में जो हमारा टेम्परेचर वो भी कम से कम 32-35 होता है। तो जैसे ही एयर में आते हैं उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, खुद से आग लग जाती है। और एक्सप्लोजन क्या है, हमारी बुक ने रैपिड और एक्सप्लोजन को एक ही में दिया है। कभी कभी फास्ट साउंड के साथ जब गैस निकलती है, फास्ट बहुत होता है और साउंड होता है, क्यों, अंदर गैस, जैसे पटाखे वगैरह जब जलाते हो तो फटता है, तो अंदर से गैस रिलीज़ होती है ना, बारूद होता है, तो इसलिए वो फट जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, ये है ना, यहाँ से ये कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो पहले तुम ऐसे लिखना, पैराग्राफ में भी फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बातों को सीरियसली लेना। जब भी लॉन्ग आएगा तो आपको हर हाल में शो करना है कि कम से कम आधा पेज लिखना है, कम से कम आधा पेज। देखो कंप्लीट में क्या होता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में है, इनकम्प्लीट में इनसफिशिएंट है। और जब सफिशिएंट है तो कलर याद रखिएगा, फ्लेम का कलर यहाँ पे आएगा ब्लू या और क्लीन आएगा, यहाँ पे येलो ऑरेंज आएगा और स्मोकी आएगा। प्रोडक्ट में CO2 प्लस H2O निकलेगा, यहाँ CO और प्लस सूट यानी कालिख निकलेगी। सेफ्टी क्या है, ये सेफ़ है ना, जाहिर सी बात है यार, यहाँ पे क्लीन है तो सेफ़ है, और स्मोक वाला सेफ़ तो होगा नहीं, ये हार्मफुल होता है, CO पॉइजनस होती है। एग्जांपल, कैंडल का जो आउटर जोन होता है वो ब्लू होता है, कंप्लीट कंबस्शन होता है। कैंडल का जो इनर जोन होता है वो इनकम्प्लीट यानी मिडिल जोन आप कह सकते हो, है ना, इनर वाला तो डार्क एकदम हो जाता है, तो इनकम्प्लीट, हालांकि आप इसको चलिए इनर जोन भी कह सकते हो और मिडिल भी कह सकते हो ना। चलिए अब आते हैं हम लोग फ्लेम पे। फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले बात समझते हैं फ्लेम। तो हमने कहा फायर का वो पार्ट जो ग्लो करता है, फायर का वो पार्ट जो ग्लो करता है उसे फ्लेम बोलते हैं। कब, जब फ्यूल का वेपर बर्न होता है, ये स्टार लगा लेना, यानी फ्लेम तब बनता है जब किसी फ्यूल का वेपर बर्न होता है, सॉलिड लिक्विड से नहीं बनता है। मतलब कहानी समझो, अब जैसे कैंडल है, फ्लेम है, कैंडल फ्लेम है, LPG मैचिस स्टिक हो गया। कुछ लोग कहेंगे सर कैंडल जो होता है वैक्स होता है वो भी सॉलिड होता है। फिर मेरी बात को समझना ध्यान से, जो सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, हमको अल्टीमेट चाहिए वेपर। तुम सॉलिड हो लिक्विड हो डजंट मैटर, अगर तुम अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर ले रहे हो तो फ्लेम बना लोगे। वैक्स है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है ना, ये सारे लोग बना लेते हैं। वुड वाला एग्जाम्पल है ना, वुड वाला कैसे, देखो वुड पहले हीट होने पर गैस देती है, CH4 वगैरह, तो पहले हीट होने पर गैस, यानी पहले वो फ्लेम नहीं बनाएगी, पहले वो गैस देती है, बाद में ये गैस जलती है, तो गैस जल रही है तो फ्लेम बनाएगी। बाकी जो पार्ट होता है चारकोल वगैरह वो सिर्फ ग्लो करता है। अब आते हैं कैंडल के जोन के ऊपर, देखना ध्यान से, जोन याद होना चाहिए, मैंने इसलिए स्टार लगा दे रहा हूँ इस पर। आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन। पहले आउटर नॉन ल्यूमिनस होता है, मिडिल वाला ल्यूमिनस होता है, इनर वाला डार्क होता है। कलर याद रख लेना, ऐसे पहले लिखना है, फिर बोल रहा हूँ पहले ऐसे लिख देना, उसके बाद अपने मन से पैराग्राफ में इसी को लिख देना। कलर जो होता है आउटर का ब्लू होता है, मिडिल का येलो या ऑरेंज होता है, इनर का पहले कलर आपको याद होना चाहिए सबसे पहला। ऑक्सीजन सप्लाई याद हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। बाहर वाले में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, बीच वाले में पार्शियल मिलेगी, इनर वाले में अब्सेंट। टाइप, जब भाई सिर्फ O2 सप्लाई याद कर लो, सिर्फ O2 सप्लाई, भाई ज़्यादा है तो कम पूरा जल जाएगा, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा 1400 डिग्री सेल्सियस, और पूरा जल जाएगा तो क्लीन होगा। गोल्ड वगैरह को यहीं पे मेल्ट किया जाता है। मिडिल वाले में देख लो, पार्शियल है मतलब इनकम्प्लीट, ब्राइट, स्मोकी, सूट यहाँ पे आएगा, यहाँ अनबर्न, जो पार्टिकल पूरे जल नहीं पाएंगे वो चमक रहे हैं। लीस्ट हार्ट कौन सा होगा, इनर वाला। अब ये क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका, जो गैस स्टोव होता है, आप सुनना, गैस स्टोव में नीचे आप देखोगे पाइप में होल होता है, तो ज़्यादातर ऑक्सीजन नीचे से उसको मिलती है, तो इसका मतलब नीचे कंप्लीट कंबस्शन होगा, ब्लू कलर आएगा। अब आते हैं गुड फ्यूल के ऊपर, कौन कौन सा, तो हमने कहा सबसे पहला फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, H2S की, मतलब हाइड्रोजन गैस की, फिर कोक की, फिर CH4 यानी मेथेन, फिर LPG, CNG, पेट्रोल। ऐसे रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन आया था CHS वगैरह में, जो BHU वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं। अच्छा, गुड फ्यूल है, ईजी अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सेफ़ टू यूज़ होना चाहिए, प्रोड्यूस लेस स्मोक, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इस पॉइंट को समझना। कोई कहेगा सर इग्निशन टेम्परेचर कम क्यों नहीं लिखा, भाई साहब कम रहेगा, हरदम आग लगाता फिरेगा, हरदम आग लगाता फिरेगा।
चलिए, तो चाय भी आ गई। ओके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कम से कम जो है वो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रोड्यूस ना करे, तो लेकिन कम से कम SO2 वगैरह या CO वगैरह देना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉइंट को बहुत इलेबोरेट करके लिखना है अपनी लैंग्वेज में, है ना। गुड फ्यूल आर कॉल्ड दोज फ्यूल विच आर सेफ टू यूज़ एंड डज नॉट काज हार्म। कुछ बना क्या था, पेज का लिख डालना प्लीज़। चलो अब बातें हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होता है। हमने कहा एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, हेल्थ हजार्ड, डिफॉरेस्टेशन। तुम अलग से डिफॉरेस्टेशन का पॉइंट लिख देना, रिसोर्स डिप्लीशन, नॉन रिन्यूएबल का पॉइंट लिख देना। तो ये 2 पॉइंट को तुम देखो, एसिड रेन को लिख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन और नॉन रिन्यूएबल वाला कई पॉइंट पिछली बार बताया गया था, लिख देना ताकि ढेर सारा हो। 3 चैप्टर खत्म। आते हैं फिर फ्रिक्शन के ऊपर। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, हमने कहा जब 2 सरफेस आपस में कांटेक्ट पे होती हैं, समझना ध्यान से। फ्रिक्शन का मतलब रुकावट। जब 2 सरफेस आपस में कांटेक्ट होती हैं, हवा में नहीं, कांटेक्ट होती हैं, फिसलने की कोशिश करती है, चलने की कोशिश या फिसलती है, तभी क्या लगता है, फ्रिक्शन, है ना। दूसरा, ये मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फोर्स नहीं मोशन। जैसे ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, वो ब्लॉक जा रहा है आगे राइट साइड, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड। ब्लॉक जा रहा होता ऊपर, तो कहाँ लगता है, ये नीचे। बात समझ में आ गई ना। चलिए, ये क्या करता है, इस्ट डैम्पन द एनर्जी, ये एनर्जी को डैम्पन यानी कम करता है, ठीक है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी को। तभी देखो जो मूविंग बॉल होती है फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है, हीट प्रोड्यूस करता है, माचिस वगैरह जलती है, लाइटनिंग फायर। और ये नेसेसरी एविल है, यानी यूज़फुल और हार्मफुल दोनों होता है। अब आते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये आपसे हो सकता है पूछा ही जाए, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने कहा पहला इरेगुलरिटी, यानी रफनेस ऑफ द सरफेस। ये क्या करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, रफ सरफेस में ज़्यादा होगा, स्मूथ में कम होगा। ये क्या करते हैं, जो इंटरलॉकिंग, देखो ये लॉक बनाया हो मैंने, ये एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं तो रुकावट पैदा करते हैं, फ्रिक्शन। दूसरा एडेशन, यानी 2 डिफरेंट काइंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है, और इसे बोला जाता है एसेंस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की असली वजह। ये भी MCQ में आएगा। अब ग्लू क्या करता है, ये अट्रैक्शन को बढ़ा देता है ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए। तो आप इसको अच्छे से बना के लिखिएगा कि ग्लू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, एडेशन को बढ़ा देता है, तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब जाते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने कहा कि देखिए टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो है, एक स्टैटिक होता है, स्लाइडिंग होता है, रोलिंग होता है, ड्रैग होता है। स्टैटिक का मतलब जब स्टार्ट ऑफ मोशन को रजिस्ट करे, मतलब क्या है समझिएगा कहानी। जैसे आप एक हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हो, वो रखा हुआ है, उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, हैवी बॉक्स से आप उसको धक्का दे रहे हो, फिर भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब जो आपने काम किया है उसको कौन रोक रहा है, हमने कहा सर जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको फ्रिक्शन रोक रहा है ना ये। लेकिन मूव अगला, तो मैक्सिमम यही होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही मैक्सिमम होता है। लेकिन मान लीजिए आपने एक बुक को टेबल पे स्लाइड किया, बुक चलने लगी, पहले तो रोकी होगी फिर चलने लगी। अब जब चलने लगेगा तब भी तो रोकेगा। आप मान लो बुक को आगे की तरफ घसीट रहे हो, ढकेल रहे हो, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगे तो क्या होगा, उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो कई बार डिफिनीशन आ जाती है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू स्लाइड। हालांकि ये डिफिनीशन सही नहीं है पूरे तरीके से, है ना, ये पूरे तरीके से ये वाली, बट बुक में लिखी होती है, मैंने क्लास में समझाया भी है कि क्यों नहीं सही होती है। चलिए फिर आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है ना, जैसे टायर में लगा होता है रोलिंग, ठीक है ना, लॉग यानी लट्ठा वगैरह होता है, बॉल बियरिंग होता है, और ये मिनिमम होता है। मैं समझना इसको इंपॉर्टेंट क्यों कर लेना, ये लॉग वाला। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके घर में अलमीरा रखा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाना है, तो क्या करो, शिफ्ट करने के लिए आसान तरीके से, है ना, उसके नीचे आप 2 लठ डाल दो, ऐसे करके आराम से रोल करता हुआ दूर तक चला जाएगा। अब आते हैं ड्रैग के ऊपर, ड्रैग को इंपॉर्टेंट कर लेना, यहीं पे ड्रैग की पूरी बातें ख़त्म कर लो। हमने कहा फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं, जो लिक्विड और गैस होते हैं, जो फ्लो कर सकते हो, लिक्विड और गैस, उन्हें बोला जाता है फ्लूइड। तो जो फ्लूइड में फ्रिक्शन लगता है मोशन के अगेंस्ट, उसे ड्रैग बोलते हैं। जैसे बोट मूविंग इन वाटर में बोट मूव कर रही है, एयर रेजिस्टेंस एयरप्लेन पे लग रहा है। ये किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, शेप पर, एरिया पर और डेंसिटी पर। सबसे पहली एक्टिविटी आपसे पूछी जाएगी, एयर के वजह से फ्रिक्शन लगता है बताओ। तो ऐसे करना, पूरा अच्छे से तुम बना के लिखना। एक फ्लैट पेपर ले लिया हमने
और एक क्रम्बल पेपर ले लिया, दोनों को नीचे गिराया सेम हाइट से, और हमने ऑब्ज़र्व किया जो फ्लैट शीट होती है वो स्लोली मूव कर रही है। क्यों? फ्लैट शीट का एरिया ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो नीचे आने में टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो स्लोली मूव कर रही है। वाटर वाला देखो, हमने कहा कि पुट योर हैंड स्ट्रेट, अपने हैंड को जो है एकदम सीधा डालो पानी के अंदर है, और इसको हाथ से घुमाओ, तो आप देखोगे कम रेजिस्टेंस फील हो रहा है। और अब अपने हाथ को ओपन कर लो और पूरा पंजा खोल लो, अब पानी में मूव करो, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मेहनत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपके जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगने लगेगा। तो ये पूरी कहानी हो गई। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी कर लो, और ये आपको पूरा लिख के आना है। हमने कई तरीका बता दे रहा हूँ। फ्रिक्शन समझना, सबसे पहला नेचर ऑफ सरफेस, कि ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा कि रफ सरफेस है कि स्मूथ सरफेस है। तो आप एग्जांपल देख लिखना कि ब्रिक सरफेस जो होती है वो ज़्यादा फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है टाइल्ड फ्लोर से। इसको भी तुम लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, मास ऑफ स्लाइडिंग आसपास फ्रिक्शन, इसको बना के लिख देना कि जो हैवी लगेज होता है, ढेर सारा ब्लॉक बना देना, इसको पुश करना जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डर होता है, और जो हल्का मास होता है उसको पुश करना आसान होता है। फिर आप टाइप ऑफ मोशन, स्लाइडिंग और रोलिंग वाला लिख देना कि एक बुक को हम स्लाइड कर रहे हैं और एक चीज़ को हम रोल कर रहे हैं, उसका डायग्राम बना देना। लुब्रिकेंट वगैरह यानी आप जो डिक्रीज ऑयल का एग्जांपल दे देना, तो जानबूझ के तुम बना के लिखना ढेर सारा। अब आते हैं मेजरिंग द फ्रिक्शन, कैसे मेज़र करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस से। तो हमने कहा बहुत आसान तरीका है, एक स्प्रिंग जो मैंने आपको बताया हुआ था ना, कि जैसे एक वुडन ब्लॉक ले लेना, एक तुम कोई भी चीज़ लेना, बैग ले लेना, वुडन ब्लॉक ले लेना, और उसको जो है एक स्प्रिंग से बांध देना। क्या करना? पहले स्लोली खींचना, जब धीरे धीरे खींचोगे, अभी आपकी रीडिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा तुरंत रीड कर लो, यानी वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जब आपने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया, अब देखना कितने से चला रहा हूँ, अब समझना कितने से चला रहा हूँ, वही आपका क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट छूटा हुआ था, ये वाला पॉइंट ना, ड्रैग में स्ट्रीम लाइन शेप, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने डिटेल में इसको लिखा हुआ, स्ट्रीम लाइन शेप। तो हमने कहा स्ट्रीम लाइन शेप द शेप विच इज़ नैरो, सामने से नैरो होता है, वाइड मिडिल में क्या होता है आपका, वाइड होता है, और पीछे की तरफ जो है टैपर होता है, टैपर पतला सा होता है। ये शेप क्या करता है, कम रेजिस्टेंस करता है ना। इससे क्या रिजल्ट आएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन में कमी होगी। जैसे एग्जांपल याद रखना, एरोप्लेन का होता है, शिप और बोट का होता है, बर्ड का देख लो होता है, फिश का होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि स्ट्रीम लाइन शेप एयर रेजिस्टेंस को और वाटर रेजिस्टेंस को कम करता है, तो एनर्जी का लॉस कम होगा, ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव करेगा, है ना। तो बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको बना के लिखना। मैंने भले ही इसको बहुत छोटे में लिखा है, बट आप बना के लिखना। एडवांटेज जो हमने कहा कि वॉकिंग पॉसिबल है, फ्रिक्शन आगे लगता है, ये इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। भाई साहब, जब भी आप चलते हो, मान लो ईस्ट में चल रहे हो, तो फ्रिक्शन वेस्ट में नहीं लगेगा, ईस्ट में ही लगेगा। तुम आगे जा रहे हो तो आगे ही फ्रिक्शन लगता है। कुछ लोग कहेंगे सर हाउ इट इज़ पॉसिबल, समझा देना कि जब आप चलने की कोशिश करते हो तो पैर कहाँ फिसलता है, आपका पैर पीछे की तरफ फिसलता है, तो पीछे की तरफ से फिसलने से बचाने के लिए फ्रिक्शन आगे लगेगा, है ना। वो तो दूसरा पैर आपको आगे लेकर जाता है। ये पूरी कहानी बाद में बताई जाएगी, लेकिन अभी याद रख लीजिएगा। अगला, हम पेन से लिख सकते हैं वरना लिख नहीं पाएंगे। तो एडवांटेज है फ्रिक्शन का, नेल है, स्क्रू है, इन सब को आप दीवार में जो है इससे होल्ड कर सकते हैं, व्हीकल को मूव करवा सकते हैं, ब्रेक लगा, वरना व्हीकल मूव थोड़ी करेगी, वो फिसलेगी खाली, ब्रेक नहीं लगेगी, है ना। ये सारे एडवांटेज आप लिखना। डिसएडवांटेज क्या है, वियर टीयर है, शू है, मशीन है, कट जाती है, फट जाती है, एनर्जी का वेस्ट होता है ना, और मूव नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। और फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, बना के लिखना पूरा। टायर में ग्रूव्स होते हैं, शूज़ में ग्रूव्स होते हैं, स्पोर्ट वाले शूज़ में स्पाइक्स होते हैं, पाउडर हैंड में लगा के जिम्नास्टिक वगैरह जो है अपना खेल करते हैं, कबड्डी प्लेयर अपना हाथ रब करते हैं। तो फिर बोल रहा हूँ भाई साहब कि ये पूरा पॉइंट नंबर 6 और 7 100% स्टार लगा लेना। और फिर बोल रहा हूँ कम से कम 60 से 80 वर्ड में तुम पूरी लैंग्वेज भर के आना, कैसे भी करके आना। फ्रिक्शन डिक्रीज़ कैसे करेंगे, लुब्रिकेंट वगैरह लगा देंगे, ऑयल, ग्रीस वगैरह, ग्रेफाइट, बॉल बियरिंग, ये रिड्यूस, स्लाइड करने से जो है ये रिड्यूस करता है, यानी रोल करवाता है। पॉलिशिंग, सरफेस को पॉलिश कर देंगे। टाल्कम पाउडर जो कैरम के अंदर यूज़ करते हैं। स्ट्रीम लाइन शेप, तुम स्ट्रीम लाइन को अलग से पूरा लिख कर आना। रोलिंग फ्रिक्शन अभी आपको बताया, तो इसको एलेबोरेट करके आना, पूरा लिख के आना। देखो पूरा का पूरा पॉइंट ख़त्म होता होगा।
अब आते हैं लास्ट आपका साउंड, है ना। लास्ट किसकी बात करते हैं? साउंड का। सबसे पहली बात, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी का फॉर्म है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ये स्टार लगा लेना। ट्रेवल एज अ वेव, लॉन्गिट्यूडनल, हालांकि सिलेबस में नहीं, वेव के फॉर्म में। नीड मीडियम, इसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें ही मूव करेगा, वैक्यूम में मूव नहीं करेगा। ये बात अभी आएगी, वैक्यूम में मूव नहीं करेगा, इसीलिए चाँद पर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। डिटेक्ट बाई आवर ईयर ड्रम वाइब्रेट। नंबर 2, अब यहाँ एक्टिविटी देख लो, कई सारी एक्टिविटी पूछी जा सकती है। हमने कहा लाउड म्यूज़िक फ़ोन पे बजाओ, स्मॉल पीस ऑफ पेपर उसके ऊपर रख दो, तो आप देखोगे पेपर जंप कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, यानी साउंड कम फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ द स्पीकर, तो वाइब्रेशन ऑफ स्पीकर से हो रहा है। दूसरा हमने कहा कि फिल द बाउल विद वाटर, वाटर से फिल कर दो, उसमें जो है स्पून से जो है बजाओ, तो बजाने पर जो है आपको साउंड नज़र आएगा, बात समझ में आएगी। और साउंड नज़र आएगा तो आपको देखेंगे पानी पे हल्की हल्की क्या है, झलकियाँ नज़र आएंगी, इसका मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये बातें पूरी हैं। चलिए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक तुम बना के आना पूरा, फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ बात को समझो मेरी, बार बार बोल रहा हूँ, तुम लैंग्वेज के फॉर्म में ढेर सारा लिख कर आना। सबसे पहला लिखना फ्रीक्वेंसी, एफ आर न्यू, इसे क्या बोलते हैं? न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, ओके, एन यू। यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। डिफिनीशन क्या हो जाएगी? 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन, इजी लैंग्वेज में 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन। और जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अभी देखना, जैसे बुक में दिया हुआ है 50 ऑसिलेशन इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में 50 ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में 50/10 यानी 5, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 हर्ट्ज। अब आपको निकालना है टाइम, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम, टाइम उधर जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, होता ये, यानी ऐसे दिमाग लगाना, फ्रीक्वेंसी और टाइम उल्टा होते हैं, तो अगर मैंने टाइम लिखा तो फ्रीक्वेंसी कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, बात समझ में आ गई। तो चलो, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 5, तो टाइम क्या हो जाएगा? 1/5 यानी 0.2। देखो कितने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। अब ये आ जाएगा 5 नंबर में। एम्पलीट्यूड बताइए, मीटर, एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या है? मीटर। मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम गया, तुम ये बना देना, है ना, कि देखो ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। हो सकता है ये ना समझ में आए आपको, तो आप ऐसे बना देना, ये आपका क्या है? ये आपका पेंडुलम है, तो ये मैंने कहा कि ये पेंडुलम इतनी ऊपर तक गया, पेंडुलम इतनी ऊपर तक गया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यानी पेंडुलम इतनी ऊपर तक गया, ये इसका आपका एम्पलीट्यूड हो गया, उस तरफ जा सकता है। फिर हम आते हैं टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा। अच्छा, टाइम भी सेकंड में नापते हैं, एक वाइब्रेशन में, एक ऑसिलेशन में, है ना, कितना समय लगा। अब आते हैं लाउडनेस पे, तो हमने कहा लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, तो पहली बात तो ये स्टार लगा लेना। इसकी खुद की यूनिट नहीं होती है, इसे लाउडनेस की खुद की यूनिट नहीं होती है, हाँ इसके लेवल को मेज़र करते हैं किसमें? डेसीबेल में, डीबी यानी डेसीबेल। ये बताता है साउंड कितना लाउड है, साउंड कितना लाउड है या साउंड कितना सॉफ्ट है। जैसे मैंने दिखाया ये आपको, ये इतनी ऊंचाई तक गया, ये इतनी ऊंचाई तक गया, जैसे स्टार लगाऊं, ये इतनी ऊंचाई तक गया, तो यानी इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब इसका लाउडनेस भी क्या होगा? ज़्यादा। ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, है ना, देखो ज़मीन से ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, चोटी सी बड़ी नहीं है, तो यानी एम्पलीट्यूड कम है, तो ये लाउडनेस भी कम होगी, यानी ये फेंट आवाज़ होगी, यानी ये क्वाइटर। तो ऐसे ग्राफ बना के दिखा देना। अब आते हैं पिच। सबसे पहला पिच क्या है भाई साहब? तो हमने कहा कितनी श्रील आवाज़ है, कितनी मधुर आवाज़ है, कितनी पतली आवाज़ है, या कितनी भारी आवाज़ है। डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कैसे? देखो, जो वुमेन होते हैं या चाइल्ड होते हैं, बच्चे ना, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो पिच भी ज़्यादा होगी, तो इनकी शार्प और श्रील वॉइस होती है। मेन का याद रखना, मेन अपना याद कर लो भाई साहब, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तुम्हारी आवाज़ लो पिच की होती है, तुम्हारी हॉर्स और ब्लंट भारी आवाज़ होती है। देखो हो गया। अब आते हैं हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। तो हमने कहा लंग्स से हवा बाहर जाती है, इसे एक्सपायरेशन हम लोग बोलते हैं। गले में लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स से गुजरती है। ओकल कार्ड यानी ये जो 2 लिगामेंट होते हैं जिसे हम ओकल कार्ड बोलते हैं, ये वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी हमने बात समझा। टाइट, देखो जब वोकल कार्ड टाइट होगा तो हाई पिच साउंड होगा, जब ये लूज़ होगा तो लो पिच साउंड होगा। माउथ है, लिप्स है, टंग है, ये साउंड को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब ज़्यादा हवा निकालते हैं तो लाउड साउंड आती है। और जो मेन के वोकल कार्ड होते हैं बड़े होते हैं, लॉन्गर होते हैं, थिकर होते हैं, और इसीलिए धीरे वाइब्रेट करते हैं क्योंकि भारी हैं, बड़े हैं, इसलिए लो पिच साउंड आती है। बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं ह्यूमन ईयर।
100% भाई साहब ह्यूमन ईयर आएगा ही आएगा, चाहे डायग्राम आ जाए चाहे पूरा। तो फिर बोल रहा हूँ पूरा पैराग्राफ भर के आना, मुझे नहीं पता भाई साहब, फिर बोल रहा हूँ पूरा पैराग्राफ 80 वर्ड में भर के आना, कैसे भी करके आना तुम, ठीक है ना, समझ गए आई फिगर बना के। देखो सबसे पहला है पिन्ना जो कलेक्ट करता है, लिख दो आउटर ईयर साउंड वेव को कलेक्ट करता है। नंबर 2 पे आता है ऑडिटरी कैनाल, यहाँ से जो ऑडिटरी कैनाल यहाँ है, कैनाल से साउंड पास होती है। नंबर 3 ईयर ड्रम जो साउंड वेव से वाइब्रेट होता है। नंबर 4 पे आपका आएगा बोन, तो 4 पे आपको बोन नहीं दी हुई है, चलिए तो यहाँ पे मैं बना, हालांकि ज़रूरत नहीं थी बट यहाँ ये कुछ होती हैं इनर ईयर में बोन, तो ये बोन है। बोन क्या करती हैं, वाइब्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, तो भाई बोन लिख पाना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोन हो गई। उसके बाद नंबर 3 से नंबर 4 में गया बोन में, फिर गया कॉकलिया में। कॉकलिया क्या करता है, वाइब्रेशन को सिग्नल में बदल देता है ना, यहाँ हेयर वगैरह होता है। और लास्ट में नर्व पे गया और नर्व इसको ब्रेन तक भेज देती है, तो ब्रेन साउंड को पहचानता है। ह्यूमन ईयर 100% आना ही आना है, इसलिए फिर बोल रहा हूँ बावलक, ध्यान देना। अगला अब आते हैं कि ऑडिबल रेंज क्या होती है, क्या यार ऑडिबल होती है ना, ऑडिएबल देख लेना एक बार, ऑडिबल की स्पेलिंग, ऑडिबल कैसे होगी, ऑडिबल, चलिए हो सकता है ऐसे स्पेलिंग वगैरह देखना, जो हमें सुन सकते हैं। ऑडिबल रेंज का मतलब क्या होता है, जो हम सुन सकते हैं, कितने से 20 से 20,000 तक हम सुन सकते हैं, यानी इसे बोलते हैं ऑडिबल रेंज। 20 से जो कम होती है उसे इंफ्रा साउंड बोलते हैं, जो भी हम सुन नहीं पाएंगे। 20,000 से ज़्यादा जो होती है वो अल्ट्रा साउंड। तो ये दोनों क्या हैं, इनऑडिबल, यानी हम इसे सुन नहीं सकते हैं, तो इनऑडिबल है, नहीं सुन सकते, हम तो नहीं सुन सकते, हम इनको सुन नहीं सकते, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड का यूज़ क्या होता है, प्रेगनेंसी का डायग्नोस में ये लिख देना, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट में, और मेटल के क्रैक प्रिवेंट यानी पता लगाने में, ठीक। चलिए ये हो गया पूरा। अब आते हैं म्यूज़िक और लाउड में क्या फ़र्क होता है। तो हमने कहा देखिए जो म्यूज़िक होती है वो सूदिंग होती है, प्लीजेंट होती है यानी दिल को खुश करने वाली होती है, रिफ्रेशिंग साउंड होती है, नॉइज़ इरिटेटिंग होती है, अनप्लीजेंट होती है, टायरिंग होती है। तो ये अब पहले ऐसे लिख देना, फिर बना के लिख देना, बात समझ में आई ना, बना के ज़रूर लिखना है। फिर हमने कहा यार नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, तो जो लाउड अनप्लीजेंट साउंड होती है इन्वायरमेंट में, जिससे डिस्टर्ब क्रिएट होती है नॉर्मल लाइफ में, उसे बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। क्या क्या सोर्स हैं, व्हीकल का हॉर्न है, ट्रैफिक है, लाउड स्पीकर है, डीजे है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, टीवी मिक्सर है, ग्राइंडर है, ये सब कुछ हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होगा। स्लीप डिस्टर्ब होगी, हेडेक आएगा, स्ट्रेस आएगा, हियरिंग प्रॉब्लम होगी, एग्रेशन आएगा, हाइपरटेंशन आएगा। फिर बोल रहा हूँ नॉइज़ पॉल्यूशन आना ही आना है, इसलिए आप इसको एक पेज में लिखना, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ टीचर ने पढ़ाया है। तुम ऐसे लिख दोगे तो लोगों को लगता है यार हम लोगों ने पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ मेरी बातों को समझो, कुछ केस हो चुके। कंट्रोल कैसे कंट्रोल करेंगे, साइलेंसर लगा दो, ट्री को प्लांट करो, तो यह क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये एग्जॉर्ब। बैन लाउड स्पीकर पे कर दो, साउंड प्रूफ इंडस्ट्री बनाओ ताकि बाहर आवाज़ ना आए, अवेयरनेस मतलब करो कि हाँ क्या होता है। अब लास्ट में आते हैं इको, जब साउंड किसी हार्ड सरफेस से टकरा कर वापस सुनाई देती है। कब होता है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17 मीटर दूर हो। अब आधे से ज़्यादा बच्चों को यही नहीं पता होगा भाई साहब 17 मीटर दूर क्यों है, क्यों ऐसा हो कि 17 मीटर ही दूर हो, वरना साउंड मिक्स हो जाती है और हमको सुनाई नहीं देता। मैं हालांकि ज़रूरत नहीं है बट हल्का सा बता देता हूँ। देखो जब 0.1 सेकंड का गैप होगा तब दो साउंड हम अलग अलग सुन पाएंगे। हमारा कान ऐसा नहीं सारी साउंड को सुन पाएगा, हम जैसे इंफ्रारेड को नहीं देख पाते हैं ना, हमारी आंख नहीं देख पाती है, तो ऐसे ही हमारा साउंड दो डिफरेंट साउंड को तब सुन पाता है जब उनके बीच में 0.1 सेकंड का गैप हो या उससे ज़्यादा का हो। अब होता क्या है समझिए, स्पीड 340 मीटर पर सेकंड होती है, तो कम से कम डिस्टेंस कितनी चाहिए, 34 मीटर। 17 जाएगा 17 आएगा, ये कहानी होती है। अब कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में क्या क्या है देखिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तभी मून पर सुनाई नहीं देता, ये हॉट्स में क्वेश्चन है। स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम, और एयर में और कम। एयर में 340 या 343 मीटर पर सेकंड हम लोग लेते हैं। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर होती है ना, इसीलिए लाइटनिंग पहले दिखाई देता है थंडर से। कहानी समझ में आई। चलिए अब लास्ट में आते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखो सिर्फ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप क्या क्या याद रखना। देखो स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बनती है, प्लकिंग है, और इसके एग्जाम्पल
गिटार और वायलिन। परकशन इंस्ट्रूमेंट जो आपका होता है ये स्टार लगा लेना। वाइब्रेटिंग सरफेस यानी मेम्ब्रेन से, इस पे हम हिट करते हैं, बजाते हैं, डंडा वगैरह देखो अब प्रेयर वगैरह में बजाया जाता है पूरा, वो परकशन होता है। तबला है, ड्रम है, ढोलक है, ये है। और विंड वाला तो आपको पता ही, एयर कॉलम होता है, ब्लो करते हैं, फ्लूट, शहनाई। तो मेरी समझ से चैप्टर ख़त्म होता हुआ पूरा, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ईजी फॉर्म में। अब फिर आपको बोल रहा हूँ, फिर मेरी बात को ध्यान से सुनकर जाओ, मेरी बात को। जो भी लॉन्ग आएगा और शॉर्ट को छोड़ो, जो लॉन्ग आंसर आएगा शॉर्ट वाला कैसे भी लिखना। तुम लॉन्ग को क्या करना समझना, तुम लॉन्ग को पॉइंट में पहले लिखना, उसके बाद उसी को पैराग्राफ में लिख देना। मतलब तुम्हें कुल मिला जुला के 60 से 80, अब 60 से 80 का मतलब जानते हो क्या, आधा पेज है ना, हाफ पेज, कैसे भी करके चाहे जैसे बना उना के, चाहे जैसे आधा पेज लिखना। क्योंकि देखो लोगों को क्वालिटी से मतलब नहीं होता, हकीकत बता रहा हूँ, लोगों को स्कूल वगैरह में क्वालिटी वगैरह से मतलब नहीं होता, तुम कितना लिख पा रहे हो, कितना रट पा रहे हो। हालांकि साइंस क्या होती है, साइंस ये होती है यार हम कितनी आसान भाषा में चीज़ों को कन्वर्ट करें, बट लोगों को मतलब होता है कि भाई साहब आप कितना ज़्यादा लिखते हो। डजेंट मैटर आप रट कर आए हो, समझ के आए हो, कुछ डजेंट मैटर। इसलिए आप हमेशा आधा पेज लिखिएगा, वरना फालतू यही होगा कि टीचर ने पढ़ाया नहीं है। तो आधा पेज सभी लोग लॉन्ग वाला आधा पेज कैसे भी। अच्छा आधा पेज लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बता दिया, पैराग्राफ में लिख देना, उसी को पॉइंट में कन्वर्ट कर देना, डायग्राम बना देना, और दूर दूर लिखना। कि चालाकी बता रहा हूँ, दूर दूर लिखना। कैसे दूर दूर लिखना, तो पहला बाइट पॉइंट वाइज लिख देना, पैराग्राफ बना देना, तुम उसमें डायग्राम बना देना, और थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि पेज भरा हुआ दिखना चाहिए, नंबर फ्री का मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।